हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मर्फी को। तो फ्रेंड्स, जोसेफ मर्फी जो कि फेडरेशन पीरियड के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं, जिन्होंने फेडरेशन पीरियड में अपनी बहुत अच्छी शानदार जो है वो राइटिंग्स दी है। तो ये आपका जो यूनिट नंबर है 4 और ब्लॉक नंबर 2 है MEG 19 का, ये आपका टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं MEG 19 के। तो फ्रेंड्स, आप लोग साथ साथ में इसकी तैयारी कीजिएगा MEG 19 की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा कि आपको और किस टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं डिस्कशन करूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखते हैं कि जो मर्फी हैं उनका बॉर्न कब हुआ। तो इनका बॉर्न हुआ था 1843 में और इनकी डेथ हुई थी 1912 में। और मिल्स फ्रैंकलिन इनको कहती हैं फाउंडिंग फादर ऑफ नॉवल। ये आपने याद रखना है, ये कौन कहती हैं? मिल्स फ्रैंकलिन, जो कि जिन्होंने अपना वर्क लिखा था द ब्रिलियंट माय ब्रिलियंट करियर, जिसको हम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। और इन्होंने जो 2 नॉवेल्स लिखी थी और कुछ और भी छोटे छोटे जो वर्क्स लिखे थे, लेकिन इनको जो फेम मिला, मतलब शोहरत मिली जिस वर्क से, तो और जो इनकी एक नेशनलिस्ट नॉवल थी, तो ये था सच इज़ लाइफ। ये इनकी बहुत ही शानदार वर्क था जिसकी वजह से इनको काफ़ी फेम मिला जो ऑस्ट्रेलिया में। ये जो इनका वर्क था, इसके लिए काफ़ी इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, जैसे कि आमतौर पर जितने भी जो लिटरेरी वर्क्स हुआ करते हैं तो उनका क्रिटिसिज्म तो होता ही है। तो इनको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ा और ये इनका एक ज़बरदस्त जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्लासिकल वर्क था। मिल्स फ्रैंकलिन और वेंस पामर इनके बारे में कहते हैं कि एक मतलब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो वो नेशनल आइडेंटिटी की भावना जो है वो लोगों के बीच में जगाई। तो ये जो मिल्स कहती हैं कि जो जूसफ मर्फी जो है वो मेंटल कॉलोनियलिज्म को तोड़ने में जो है वो सक्सेस हुए हैं। उन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू जो है वो मेंटल कॉलोनियलिज्म को तोड़ा है। यहाँ पे मेंटल कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जब हमारे माइंड जो है वो कॉलोनाइज्ड हो जाते हैं। माइंड कॉलोनाइज्ड होने का क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से आपको समझाती हूँ कैसे। देखो, पहले क्या था, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम इंडियन, मतलब हम भारतीय थे। हम अपनी भाषाएं, अपने ट्रेडिशन, अपना हमारी जो भी दिनचर्या थी वो हमारे अपने देश के हिसाब से होती थी। बट जैसे ही वो कॉलोनाइजर यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो विचारधाराएं थी, अपनी जो कल्चर था, अपनी लैंग्वेज, अपनी ट्रेडिशन, उन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती हमारे माइंड पे थोप दिया। हमारे माइंड में उन्होंने ऐसे भर दिया कि वो जो यूरोपियन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं और हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड लोग हैं और हम जो है वो जंगली लोग हैं। तो ये जो चीज़ है हमारे दिमाग में बैठ गई, हम उन्हीं की चीज़ों को फॉलो करने लगे, उन्हीं की लैंग्वेज को फॉलो करने लगे। जैसे कि अभी हम ये इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सब मतलब कॉलोनाइजर्स की देन है। चलो, इससे तो कुछ उन्होंने अच्छी चीज़ें भी करी, लेकिन यहाँ पे मैं मतलब मेंटल कॉलोनियलिज्म को समझा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें तो हमें बतानी ही पड़ेंगी, मतलब समझनी पड़ेंगी। हम पूरी तरह से जो है वो कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं। मतलब जैसे हमारा एक बेबी बर्थ लेता है तो 1-2 साल के बाद हम उसको इंग्लिश में सेंटेंसेस सिखाना स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमारी खुद की लैंग्वेज तो इतनी शानदार है, फिर भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, उनको इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मतलब हमारे माइंड जो है वो क्या हो चुके हैं, कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेंटल कॉलोनियलिज्म वही होता है कि हम मेंटली जो है वो पूरी तरह से यूरोपियंस की तरह जो है वो सोचने लग पड़े हैं। जो भी उधर कॉलोनाइजर्स आते हैं उनके हिसाब से सोचने लग पड़ते हैं। तो ये जो मिल्स फ्रैंकलिन कहती हैं कि ये जो मेंटल कॉलोनियलिज्म की जो एक स्टेट थी, उससे जो है वो लोगों को फ्री करा, तो किसने करा? ये जोसेफ मर्फी ने करा। तो ये कहती हैं कौन? मिल्स फ्रैंकलिन कहती हैं। अब इनके बॉर्न की बात करते तो इनको बॉर्न हुआ था यारा वैली में, विक्टोरिया में, और ये आयरिश प्रोटेस्टेंट पेरेंट्स के बेटे थे। तो फ्रेंड्स, आयरिश जो प्रोटेस्टेंट कौन लोग होते हैं फ्रेंड्स, तो ये होती है एक ये जो ईसाई धर्म होता है, तो उसकी 2 शाखाएं आती है फ्रेंड्स। तो एक होते हैं कैथोलिक और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट।
तो फ्रेंड्स, जो कैथोलिक लोग होते हैं उनकी जो अपने गॉड को मानने की अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, वो बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। बट जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं ये किसी रिचुअल को फॉलो नहीं करते। इनका मानना है कि मतलब इनका अपना एक तरीका है गॉड को मानने का। ये प्रीस्टहुड को नहीं मानते। इनका मानना है कि हमारे बीच में पोप क्यों, मतलब हमारे बीच में, हमारे और हमारे गॉड के बीच में प्रीस्ट क्यों आना चाहिए। एक जो बाइबल है वो हमारा अल्टीमेट एक सोर्स है जो कि हमें गॉड से जोड़ देता है, तो फिर हमें तीसरे बंदे के बीच में ज़रूरत क्यों है। तो ये जो दो विचारधाराएं किसकी, ईसाई धर्म की, क्रिश्चियनिटी की दो जो है वो क्या है, शाखाएं हैं ये। एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट तो ये जो मार्टिन लूथर के अंडर, जो लीडरशिप के अंडर जो एक ग्रुप अलग हुआ था कैथोलिक चर्च से ही, ये ग्रुप प्रोटेस्टेंट जो है वो अलग हुआ था। लेकिन इनकी जो विचारधाराएं थी वो अलग थी। ये मार्टिन लूथर जो लीडर जो थे, ये लीडर थे, इनके अंडर ये विचारधारा एक बनी थी, इनकी शाखा। तो ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है मैं वो बता रही हूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो मैं इतना रिलीजियस हूँ नहीं, रिलीजन के बारे में इतना ज़्यादा ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो नहीं पता है मुझे। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो मर्फी थे, ये अपने फादर के साथ फार्म पे काम करते थे, गोल्ड फील्ड में काम करते, मशीन ऑपरेटर रहे, लेबरर रहे ये। फिर इसके बाद ये अपने ब्रदर के साथ जो है वो विक्टोरिया में चले जाते हैं। अब जो सिडनी बुलेटिन है, ये इनकी लाइफ में इनके जो लिटरेरी करियर है, इसको शेप करने में जो ये सिडनी बुलेटिन जो कि एक मैगजीन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जो बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करा था इनकी लाइफ में। तो इन्होंने अपने जो कुछ वर्क को कंप्लीट करा और फिर इन्होंने ये इनके एडिटर, बुलेटिन के जो एडिटर थे उनको सेंड किया, मतलब यहाँ पे पब्लिश होने के लिए। लेकिन जो यहाँ के एजी स्टीफन जो इसके एडिटर थे, उन्होंने इस पे कुछ करेक्शन करने के लिए, कुछ रिवीजन करने के लिए इन वर्क्स को जो है वो वापस करा। फिर इन्होंने अपना ये जो वर्क था इनको ठीक करके इन्होंने वापस से पब्लिकेशन के लिए भेज दिया। 1903 में इनका जो वर्क था वो पब्लिश हुआ, सच इज़ लाइफ। और ये बहुत ही शानदार वर्क था, जिससे इनको क्या हुआ, काफ़ी फेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिला। तो सिडनी बुलेटिन का बहुत ज़्यादा रोल है इनकी लाइफ में, इनके करियर को शेप करने में, इनके लिटरेरी करियर में को। इनके बाद जो है इनके वर्क और भी आते हैं, जैसे बुलन बुलन, ब्रोल्गा एंड रिग्बी रोमांस। और 1905 में जो ये जो मर्फी थे, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, वहाँ पे अपने बेटे के साथ रहने लगते हैं और इनकी डेथ हो जाती है 1912 में। फिर ये जो फेडरेशन पीरियड के ये बहुत ही शानदार राइटर माने जाते हैं मर्फी। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन ने उनके ऊपर जो एक स्टडी करी थी, जोसेफ मर्फी द लेजेंड ऑफ मैन एंड हिज बुक, ये इनका वर्क है। ये फ्रैंकलिन ने इनके ऊपर स्टडी करी थी, तो इन्होंने जो है वो लेजेंड कहा है इनको। अब यहाँ पे जो यहाँ पे बुलेटिन की बात हुई है, जो सिडनी बुलेटिन है, मतलब ये जो मैगजीन है, इसने जो है वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करा है उनकी लाइफ को शेप करने में। तो यहाँ पे जो ये सिडनी बुलेटिन के बारे में कहा गया कि ये एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल न्यूज़पेपर था और इसका स्लोगन क्या था, ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑस्ट्रेलियन, के जो ऑस्ट्रेलिया है वो किसके लिए, ऑस्ट्रेलियन के लिए। यहाँ पे मतलब एक लोगों का जो यूरोसेंट्रिक जो माइंड सेट हो गया था, मतलब यूरोपियन के हिसाब से सोचने का, जो उनका लिखने का, उठने बैठने का जो एक माइंड सेट बन गया था, उसको तोड़ना इसका मकसद था। यहाँ पे जो लोकल जो भी इलस्ट्रेटर थे, जो भी पोइट, राइटर्स, नॉवलिस्ट थे, उनको एनकरेज किया जाता था कि वो सिडनी बुलेटिन में अपने आर्टिकल्स को छापें। यहाँ पे एक रेड पेज हुआ करता था, जैसे कि मैंने आपको सिडनी बुलेटिन में समझाया है, जब मैं आपको वो टॉपिक समझा रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस बुलेटिन में एक सेक्शन हुआ करता था, जैसे कि हमने अपने जो अमर उजाला वगैरह जो हमारी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो उसमें भी एक सेक्शन होती है जिसमें हम अपने आर्टिकल्स, अपनी नॉवेल्स वगैरह वो हम पढ़ते हैं। तो इसी तरह से एक सेक्शन होती थी जिसमें वो छपे जाते थे, उनके जो लोकल जो भी इलस्ट्रेटर होते थे या पोइट वगैरह जो भी होते थे, अपनी वो नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, मतलब अपने जो फिक्शनल वर्क है वहाँ पे वो छपा करते थे। तो ये जो
मर्फी थे, ये भी जो अपना वर्क यहाँ पे उन्होंने दिया था पब्लिश होने के लिए, सच इज़ लाइफ, जो कि उनका बहुत ही उनकी लाइफ को शेप करने में जिस वर्क का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक सिडनी बुलेटिन नेशनल न्यूज़पेपर था, और ये एक लोगों के लिए क्या था, जो राइटर लोग थे इनके लिए एक जीवन धारा था, लाइफ लाइन होता है, जीवन धारा की तरह इसने काम किया। तो यहाँ पे उन्होंने जो मतलब वो पहले तो क्या सोचते थे लोग, मतलब यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जो है वो उन्होंने अपने देश को अपने मतलब उनके अंदर जो है वो नेशनलिज्म की भावना जागी। तो मर्फी अपने वर्क के लिए कहते हैं कि ये क्या है, एक टेम्पर से भरा हुआ डेमोक्रेटिक है, ऑफेंसली ऑस्ट्रेलियन है। ये खुद अपने वर्क के बारे में बताते हैं। फिर इनके वर्क के बारे में ये बताते हैं कि मेरा जो वर्क है वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है। वो बहुत बहुत तरीके से जो है वो मेरा ये वर्क है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वर्क है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे अमर जीवन। तो इसके बाद जो है वो हम देखें तो जो मर्फी हैं, सच इज़ लाइफ, इनका जो है वो एक शानदार वर्क था, जिसके कारण इनको जो है वो काफ़ी फेम मिला। तो इन्होंने जो पहले जो वर्क लिखे जाते थे वो ऑस्ट्रेलियन रोमांस के ऊपर लिखे जाते थे, मतलब रोमांटिक इश्यूज़ पे लिखे जाते थे। तो अब वहाँ से वो जो चीज़ थी वो चेंज होकर इन्होंने क्या किया, मतलब एग्रेसिव नेशनलिज्म पे लिखना जो है वो स्टार्ट किया। वहाँ की जो रियल लाइफ है, बुश लाइफ है, मतलब वहाँ की जो रियलिटी है उस ऑस्ट्रेलिया की, और उस चीज़ के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो ये मतलब फेडरेशन पीरियड के बहुत ही शानदार जो राइटर हैं मर्फी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की। बाय बाय।